बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडे लेक्चर विच वी विल डिस्कस अबाउट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के बारे में हम डिटेल से बात बच्चों करेंगे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 में स्टेट ऑफ मैटर 1 में गैसेस में हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बच्चों क्या किसे कहते हैं इसकी डिटेल बात हम करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर को समझते ये एक मूवेबल पिस्टन है, मतलब मूवेबल से क्या है, ये ऊपर नीचे आता है। इसमें जब हम क्या कर ले, गैसेस को बंद कर लेते, गैसेस की जो यहाँ पर हमने बंद की है इसके कुछ पैरामीटर्स पर होते, जिस तरह कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स या जितने मासेस हमने इसको यहाँ पर रखे हैं। दूसरी बात यह है, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक ख़ास वॉल्यूम को भी पकड़ेगा और इस गैसेस एक ख़ास टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम को पकड़ेगा। ठीक है, ख़ास टेम्परेचर इस गैसेस की होगी और यहाँ पर हमारे पास क्या ऊपर इस पर एक प्रॉपर प्रेशर होगी। इन पैरामीटर्स के दरमियान अगर हम इसमें कोई चेंज लाते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर में अगर कोई चेंज लाते हैं वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर में अगर प्रेशर में चेंज लाते हैं वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल में चेंज लाते हैं वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा। इन रिलेशनशिप के बारे में ये लॉज बनाए गए हैं। हमारे पास क्या है, जो चार्ल्स ने बनाया था, वो जो हमारे पास क्या है, वो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बारे में इसने बात की है कि अगर हमारे पास एक फिक्स मास ऑफ गैसेस है, मतलब हमने 10 गैसेस ली है, 20 गैसेस लिए और 30 गैसेस लिए हैं, इसको हम फिक्स मास कहते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी टेम्परेचर बढ़ाए क्या इसकी टेम्परेचर बढ़ने से इसकी वॉल्यूम में इंक्रीज़ आएगा कि नहीं। यही चीज़ चार्ल्स ने डिस्कस किया था। हमारे पास क्या है, इन 1887 में जिक्स चार्ल्स गिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बारे में ऑफ गैसेस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मालूम किया था बाय कीपिंग प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने सवाल लगाया है, नंबर ऑफ मोल और प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, इसने कांस्टेंट रखा था। कांस्टेंट क्यों रखे थे बाद में हम बात करेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या है, चार्ल्स लॉ ने जो रिपीटेडली जो एक्सपेरिमेंट्स किए गैसेस पर, इसने इस एक्सपेरिमेंट से अपने एक्सपेरिमेंट से क्या नतीजा अखज़ किया, इसने अपने स्टेटमेंट में लिखा है। ये स्टेटमेंट क्या है, दिस लॉ स्टेट दैट, चार्ल्स ये कहता है दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हमारे पास प्रेशर क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक पत्थर रखा है, क्या है, यहाँ पर मैंने गैसेस बंद किए हैं और इस गैसेस का जो पिस्टन है ये मूवेबल है, मतलब ये अपर डाउन आ सकता है। इस पर मैंने एक ख़ास प्रेशर रखा है 1 kg। 1 kg से हम क्या है, इसको बस मैंने एक आर्जी तौर पर लिखा है कि यहाँ पर एक प्रेशर क्या है, 1 kg है। ये 1 kg प्रेशर को हम ऊपर से चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर है कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब चेंज नहीं होता है द पैसेज ऑफ टाइम। ये क्या कहते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को ऊपर से यहाँ से इंक्रीज नहीं करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम जो हमारे पास क्या है, इस गैस ने पकड़ा है, फिक्स मास ऑफ अ गैस से क्या मुराद है कि 1 2 3 4 गैसेस यहाँ पर हमने रखे हैं, 4 के 4 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करते हैं, इसको फिक्स्ड मास कहते हैं। हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर इस गैसेस जो ये 4 गैसेस हमने लिए हैं और इसकी पेर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बात गौर से सुन ले, जब हम इसकी टेम्परेचर पेर इंक्रीज करते हैं इसकी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्या है, चार्ल्स क्या कहते हैं सिंपल अल्फाज में कि यहाँ पर हमने गैसेस लिए हैं, इसकी एक ख़ास वॉल्यूम होगी, जाहिरी बात है। अगर हम इसके नीचे आग लगाए, इसकी टेम्परेचर बढ़ाए, इसकी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इसकी वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन ये होगा बच्चों कि प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होगी और नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास क्या है, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम इसी ही गैस की टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहते हैं इसकी डिक्रीज होने की वजह से ये वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा।
और ये टेम्परेचर की बढ़ने से ये वॉल्यूम इंक्रीज़ डिक्रीज़ क्यों आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़े बहुत करते हैं। चार्ल्स लॉ में किताब में नहीं लिखा है, थोड़े बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। जो हमारे पास क्या है, जब भी हम गैसेस की टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सो इसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ आएगी। काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, जस्ट इसकी जो हमारे पास क्या है, इसकी जो मोमेंट है, इसके मोमेंट में इंक्रीज़ आएगी। इस इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर इस पिस्टन के साथ जब ये इस गैस को पर सेकंड 2 टक्कर मारते थे, मतलब 2 टक्कर इसकी इस तरह करते थे, अभी ये 4 करेगा, अभी 8 करेगा, क्योंकि हीट की वजह से इसकी स्पीड में इंक्रीज़ आई है। स्पीड इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर इसकी तरतराहट मतलब इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी और यहाँ पर क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा इस पिस्टन के साथ नीचे की तरफ से, इस पिस्टन की तरफ इसके साथ। सो नीचे की तरफ से जब कोलिजन इंक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने की वजह से, सो आपसे कि जहन में ये ख़ुद ब खुद आएगा कि यहाँ पर जो कोलिजन का नंबर इंक्रीज़ होता है, सो इसका मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा पहले से। सो ज़्यादा फोर्स होने की वजह से इसका मतलब है कि प्रेशर नीचे से इंक्रीज़ हो रहा है। सो इस इंक्रीज़ होने की वजह से, प्रेशर को इंक्रीज़ होने की वजह से ये पिस्टन अपर मूव करेगा, क्योंकि टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने से पहले ये जो गैस है और एक्सटर्नल जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर एक ख़ास पॉइंट पर अपने आप को एडजस्ट करेगा और फिक्स हो जाएगा। जब हम इसकी प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इस गैसेस की इंक्रीज़ करते हैं, सो इंक्रीज़ होने की वजह से ये प्रेशर इंक्रीज़ होगा और ऊपर वाला जो प्रेशर है कंपेरेटिव टू नीचे जो प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुका है ये कम हो जाएगा। सो इसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा और ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी प्रेशर को डिक्रीज़ कर जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर ले, सो डिक्रीज़ होने से काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ आएगा और यहाँ पर डिक्रीज़ होने से कोलिजन में डिक्रीज़ आएगा। कोलिजन में डिक्रीज़ आ जाए सो इंटरनल प्रेशर में डिक्रीज़ आएगा। सो इंटरनल प्रेशर जब कम हो जाए सो ऊपर वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा 1 kg, सो ये पिस्टन खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। सो इसकी करंट कंसेप्ट यही है। सो यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट को क्या किया, क्लियर किया। सो यहाँ पर एक मसला है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या मुराद है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से कुछ मुराद ये है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर की जो हम वैल्यू लिख लेते हैं सो ये केल्विन स्केल में होगा। ये जो केल्विन स्केल के इसको क्या कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में ले लें सो फिर हमारे पास क्या है, चार्ल्स लॉ ओबे नहीं करता और ये नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल से इस पर बात करेंगे। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करना होगा। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट न रखें और यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर ले, बच्चों टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से जिस तरह हम इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, जब इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन अपर मूव करेगा। सो जब अपर मूव करेगा, लेकिन अगर यहाँ पर हमने यहाँ पर और भी प्रेशर इंक्रीज़ किया, सो ये जो इंटरनल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने की वजह से, यहाँ पर हमने ऊपर से भी प्रेशर इंक्रीज़ किया, सो लिहाजा फिर ये वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। सो इसलिए चार्ल्स ने कहा कि अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस के बारे में रिलेशनशिप मालूम करना होगा, सो नंबर ऑफ मोल और एक्सटर्नल प्रेशर को हम नहीं छेड़ेंगे। सो इसलिए इसने कांस्टेंट रखा। सो हम इस तरह कह सकते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वलिटी पर हटाने के लिए यहाँ पर हम कांस्टेंट लिख लेते हैं, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं और C यहाँ पर चार्ल्स के लिए, मतलब चार्ल्स कांस्टेंट, और टेम्परेचर अपनी जगह लिख लिया है। यहाँ पर टेम्परेचर जो क्या है मल्टीप्लिकेशन में, अगर यहाँ पर हम लेके आते हैं सो यहाँ पर डिवीज़न में हम करेंगे। सो हमारे पास क्या है, रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास क्या है, चार्ल्स कहते हैं कि ये कांस्टेंट होगा। सो चार्ल्स की सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात कर ले, इससे सेकंड स्टेटमेंट भी बनता है। एक ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से बनता है और एक यहाँ से स्टेटमेंट बनता है। ये क्या है कि द रेशो बिटवीन द वॉल्यूम एंड absolute temperature of the given mass of a gas is constant at constant pressure। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख ले, सो गिवन मास ऑफ अ गैस, लेट्स सपोज गिवन मास ये 4 गैसेस हैं
और जो हमारे पास क्या है, जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, इसकी जो रेशो है वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशो है ये क्या है, ये कांस्टेंट आता है। और ये कांस्टेंट इसलिए होगा, एक बात याद रखिएगा कि लेट्स सपोज यहाँ पर वॉल्यूम भी 1 है और टेम्परेचर T1 है, ठीक है, इसकी ख़ास वैल्यू तो होगी। यहाँ पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, ठीक है, टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने से क्या मुराद है कि यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर इंक्रीज़ किया, लेकिन मसला यह है कि टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख ले वॉल्यूम कम है और यहाँ पर V2 ज़्यादा है। सो जितना चेंज हमने डिनोमिनेटर में इंक्रीजमेंट अगर लाया, सो यहाँ पर वॉल्यूम में भी इंक्रीजमेंट आ गया। सो ओवरऑल हमारे पास क्या है, ये जो इंक्रीज़ आ चुका है सो ये कैंसिल करेगा और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू आएगा। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन करते थोड़े बहुत। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर 1 है और वॉल्यूम क्या है 1 है। सो यहाँ पर हमने टेम्परेचर को क्या किया, 2 केल्विन किया, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कहा है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ आता है। सो लेट्स सपोज यहाँ पर वॉल्यूम भी 2 डेसीमीटर हो गया। सो यहाँ पर हम बात करते हैं V1 और T1 की। यहाँ पर K की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, V1/T1 K। इससे क्या आता है, वॉल्यूम क्या है 1 है और टेम्परेचर क्या है 1 है। सो लिहाजा K की वैल्यू क्या आ गया, K की वैल्यू जो आ गया यहाँ से 1 है। यही हमने टेम्परेचर फाइनल जो टेम्परेचर है V2/T2 = K। सो ये हम कहते हैं कि भाई ये कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 वॉल्यूम में इंक्रीज़ आ गया है और टेम्परेचर भी 2 कर दिया है हमने। सो यहाँ से जो वैल्यू आता है सो K की वैल्यू यहाँ पर भी 1 आता है। सो V1/T1 से भी वही 1 K की वैल्यू कांस्टेंट आता है और V2/T2 से भी वही 1 वैल्यू आता है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, V1/T1 जो रेशो है हमारे पास क्या है ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस। सो ये क्या है, ये कांस्टेंट है। सो इसलिए सेकंड जो फॉर्म है चार्ल्स लॉ का, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट है V1/T1, ये भी K के बराबर है और V2/T2 ये भी K के बराबर है। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी किया। सो हम कह सकते हैं कि ये वाला K1 और ये K2, K1 हमारे पास क्या हो गया, K2 के बराबर हो गया और K1 और K2 चूँकि बराबर है कि नहीं है। लेट्स सपोज ये K1 है और ये K2 है। सो K1 B1 के बराबर है और K2 B1 के बराबर है। सो हम कह सकते हैं कि K1 और K2 बराबर हैं। सो अगर ये बराबर है सो इसका मतलब है कि K1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, V1/T1 के बराबर है और K2 हमारे पास क्या किस चीज़ के बराबर है, V2/T2 की बराबर है। सो V1/T1 = V2/T2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, V1/T2 = V2/T1। सो ये स्टेटमेंट और ये जो है ये सारे बराबर हैं। सो इसलिए हमारे पास क्या है, ये सेकंड स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन कर लिया और हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म एक्सप्लेन किया। अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सो ग्राफिकल बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने जो ग्राफ बनाया है आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला मैंने एक्स एक्सिस बनाया है, ठीक है, और ये वाला मैंने वाई एक्सिस बनाया है। ये क्या है, वाई एक्सिस है। और यहाँ पर मैंने टेम्परेचर लिया है और यहाँ पर मैंने वॉल्यूम लिया है। हमेशा के लिए आपसे अगर कोई पूछ ले कि यहाँ पर टेम्परेचर हम क्यों लेते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम हम क्यों लेते हैं, अगर वॉल्यूम यहाँ पर ले ले और टेम्परेचर यहाँ पर ले ले तो कोई असर पड़ेगा कि नहीं। आपको जब भी किसी दो क्वांटिटी के बारे में आप क्या कर लेते हैं, ये ग्राफ बना लेते हैं। सो हमेशा के लिए जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है या इंडिपेंडेंट जो चीज़ है एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और जो डिपेंडेंट चीज़ है हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। हमारे पास क्या है, इस गैस की जो वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता है ये टेम्परेचर पे क्या है, डिपेंडेंट है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लेते हैं सो ये वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर लेते हैं सो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। सो लिहाजा वॉल्यूम डिपेंडेंट है ऑन टेम्परेचर। सो इसलिए हमने टेम्परेचर एस एक्सिस पे लिया है और वॉल्यूम एस एक्सिस पे लिया है। सो हमारे पास क्या है, एक ख़ास टेम्परेचर पर लेट्स सपोज 100 डिग्री सी है और यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है
यहाँ पर आता है। सो इसका एक ख़ास वॉल्यूम होगा। इसी तरह 200 डिग्री सी पर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा कि नहीं। सो 200 डिग्री सी पर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम यहाँ पर होगा। और 300 डिग्री सी हमारे पास क्या है, अगर टेम्परेचर आ जाए सो वॉल्यूम में इंक्रीज़ आएगा कि नहीं, क्योंकि ये वॉल्यूम का एक्सिस है तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ जाएगा। यहाँ पर लेट्स सपोज वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब था, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है 6 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। सो हमारे पास क्या है धीरे धीरे ये वॉल्यूम, जब हम टेम्परेचर को इस तरह इंक्रीज़ करते हैं सो इस तरह वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो हमारे पास क्या है जो ग्राफ आता है यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। सो हमारे पास क्या है वॉल्यूम और टेम्परेचर से जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन यहाँ पर बुक में वो जो लिखा है, यहाँ पर बुक में लिखा है डॉटेड सा जो पोर्शन बनाया है, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि चार्ल्स बच्चू ये कहते हैं कि जब हम इन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम में इंक्रीज़ आएगा कि नहीं, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। लेकिन अगर इसके अपोजिट देख ले, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं सो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, फर्दर डिक्रीज़ करते हैं डिक्रीज़ होगा, फर्दर डिक्रीज़ करते डिक्रीज़ होगा, आखिर एक पॉइंट आएगा कि नहीं भाई एक ऐसा टेम्परेचर कि इस पर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल इस तरह नहीं होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, हदीस और कुरान तो नहीं है, चार्ल्स ने कहा है कि वही वॉल्यूम टेम्परेचर की डिक्रीज़ होने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। सो अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करते हैं एक पॉइंट इस तरह आएगा कि नहीं कि भाई यहाँ पर वॉल्यूम तो ज़ीरो भी हो जाएगा। सो यहाँ पर इसके मुताबिक वॉल्यूम ज़ीरो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो जो ये पॉसिबल नहीं है। एक ख़ास टेम्परेचर तक हम गैसेस के साथ डील कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं गैसेस का, सो हमने कहा है एक फिनोमेना कि गैसेस हमारे पास क्या हो जाते हैं, लिक्विड में चला जाता है, लिक्विफिकेशन हम इसको कहते हैं। सो हमारे पास क्या है, ये जो डॉटेड क्या है, ये थ्योरेटिकली हमने इक्वेशंस की मदद से ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैलकुलेट किया है। और ये जो डॉटेड आता है इसका जो हमारे पास क्या है टेम्परेचर का ग्राफ है। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकल यहाँ पर हम गैसेस के साथ डील नहीं कर सकते। वजह ये है कि यहाँ पर गैसेस एग्जिस्ट नहीं हो पाता, गैसेस लिक्विड में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इक्वेशन से की कैलकुलेशन कर ले, सो इक्वेशन से पता चलता है कि अगर हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर टेम्परेचर इक्वेशन में पुट कर ले, जो चार्ल्स ने कैलकुलेट किया था वो इक्वेशन, हमारे पास इसकी इक्वेशन है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट स्केल की, जब हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करते हैं सो इसमें उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो -273.15 डिग्री सी तक बजू जब टेम्परेचर पहुंच जाता है डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर, सो टेम्परेचर का गैसेस का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो बन जाता है। बार बार रिपीट करता हूँ, गैसेस की वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता। ये थ्योरेटिकल बात है। थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो डिग्री सेंटीग्रेड का ये जो स्केल है ये 0 केल्विन के बराबर है। केल्विन का जो स्केल है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। सो इस टेम्परेचर से ऑनवर्ड हमारे पास क्या है केल्विन का स्केल स्टार्ट होता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। सो ये था अबाउट ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। सो एब्सोल्यूट ज़ीरो में भी हम इस ग्राफ को काफ़ी डिटेल से हम बात करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है वो इस पर वॉल्यूम किस तरह ज़ीरो आता है थ्योरेटिकली, इस इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। और ये
केल्विन का जो स्केल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर चार्ल्स ने क्यों सेलेक्ट किया था? ये जो स्केल है, हमारे पास टेम्परेचर के मुख्तलिफ स्केल्स हैं, जिस तरह की केल्विन स्केल है, डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट है। सो केल्विन का जो स्केल है चार्ल्स साहब ने क्यों सेलेक्ट किया था? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। सो अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।